दोस्तों नमस्कार। चुनौतियों भरे साल की शुरुआत हो चुकी है। 2024 बीत गया और 2025 शुरू हो गया। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दुनिया के लिए शायद ये बरस सबसे कठिन बरस है। और ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि भारत की अपनी राजनीति जो बीते 10 वर्षों से चली आ रही है, उसमें या तो महत्वपूर्ण मोड़ आएगा या फिर इस देश के भीतर की राजनीति इस देश के समाज को पूरे तरीके से बदलना जो चाह रही थी वो बदल डालेगी। इन दो परिस्थितियों के बीच आज चलने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि इस दौर में सवाल यह नहीं है कि अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। यह सवाल यह भी नहीं है कि आखिर चीन को उन्होंने आमंत्रण क्यों दे दिया और चीन ने अभी तक ना हामी भरी है ना ही नकारा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी के तहत चीन की जरूरत अमेरिका को है और अमेरिका भारत को लेकर क्या वाकई नए रूप में आएगा या फिर अन्य देशों की तर्ज पर वसूली भारत से भी होगी। इन सारे सवालों के बीच एक सवाल भारत को लेकर बड़ा है। बीते 10 वर्षों से जो कुछ इस देश में कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का खेल चला, इस दौर में जो भी खास तौर से 2019 के बाद जो समाज के भीतर डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक तरीके से किसको साथ लेना है किसको नहीं लेना है, एक ऐसी लकीर और मोटी लकीर खींची गई। क्या वो इतनी मोटी हो चुकी है कि इस देश की राजनीतिक सत्ता नरेंद्र मोदी के पास रहे या ना रहे। लेकिन लोग अब चाहते हैं कि दरअसल वह डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे और बड़ा हो जाए। यानी लोग ही लोग के खिलाफ क्या इस दौर में खड़े हो चुके हैं और भारत की राजनीति उस दिशा को अब पूरे तरीके से पकड़ चुकी है। इसी आश्रय अरविंद केजरीवाल मोहन भागवत यानी संघ के मुखिया को पत्र भी लिखते हैं। इसी आश्रय पादरियों को याद किया जाता है, इसी आश्रय पंडितों को याद किया जाता है, इसी आश्रय धर्म की राजनीति की लकीर खींचने की कोशिश होती है। हमें लगता है जब आप इन दो रास्तों पर चलेंगे तो हो सकता है सबसे पहले दुनिया के 4 बड़े सवाल आपके जहन में आए। पहला सवाल तो यही है कि जो युद्ध अलग अलग जगहों पर दुनिया में चल रहा है वो थमेगा या नहीं थमेगा। दूसरा सवाल है डिजिटल करेंसी क्या वाकई आने वाले वक्त में हर देश के साथ जुड़ जाएगी या नहीं जुड़ेगी। और तीसरा सवाल है इस दौर में ब्रिक्स की भूमिका, खास तौर से चेताने के बावजूद भी, यानी अमेरिकी चेतावनी या ट्रंप की चेतावनी के बावजूद भी क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर आएगा और इसमें रशिया की भूमिका क्या होगी। और इन तीनों सवालों से जुड़ा चौथा सवाल जो भारत के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर में तेल की राजनीति किधर जाएगी और खास तौर से अरब वर्ल्ड की भूमिका क्या होगी। रशिया जिस तर्ज पर चाहता है अब वो तेल को बेचे, उस रास्ते क्या भारत चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इन 4 सवालों के इर्द गिर्द दुनिया का संकट गहरा रहा है, चुनौतियां उसके सामने है। लेकिन भारत के भीतर इन चारों परिस्थितियों का असर तो पड़ेगा, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है, क्योंकि भारत ने लगातार दुनिया को इसी बात से अपनी महत्ता को बरकरार रखा कि हम ना तो लेफ्ट है ना राइट है, हम सबके साथ हैं, हमारी जरूरतें हैं और जरूरतों के आसरे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस रास्ते भारत का ट्रीटमेंट भी क्या रशिया और अमेरिका और चीन सभी करेंगे, अरब वर्ल्ड भी करेगा, ईरान भी करेगा। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में देश के सामने जरूर होंगे। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी खामोश होंगे, अपनी रणनीति बना रहे होंगे, लेकिन उनके लिए बड़ा सवाल यह है कि उनकी अपनी गद्दी 2025 जब पूरी दुनिया और घटनाक्रम बड़ी तेजी से चुनौतीपूर्ण स्थितियों में लाकर खड़े हो चले हैं और खास तौर से ट्रंप शपथ ग्रहण जब होगा और सत्ता संभालेंगे तो उसके बाद दुनिया के भीतर जिस पावर सेंटर का जिक्र इससे पहले लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे कि देखिए अब बदल गई है स्थितियां, तो क्या वाकई जो ताकतवर देश या फिर जो पावर सेंटर्स थे वो बदल गए हैं या नहीं बदले हैं। यह एक बेसिक भूमिका देश के सामने है, दुनिया के सामने है।
और यहीं से सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में भारत के भीतर की उन परिस्थितियों का होता है जिस आश्रय भारत ने दुनिया को वाकई पाठ पढ़ाया। वो चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे बाबा साहब अंबेडकर हों, चाहे आजादी के वक्त आधी रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी का जिक्र करते हुए जिन बातों को लिखा और कहा, वो चाहे महात्मा गांधी के प्रभाव में लिखा गया वो भाषण हो, लेकिन इसके बावजूद भी मौजूदा परिस्थितियां उससे कहीं ज्यादा विकट भारत के भीतर पहली बार खड़ी हो चुकी है। इसमें कोई दो मत नहीं कि महात्मा गांधी की पहचान भारत की आजादी से जुड़ी रही और भारत के जनक की हत्या आजादी के तुरंत बाद हो गई। और 75 बरस के बाद जब संविधान का जिक्र होता है तो इस देश के भीतर उन नायकों को खारिज करने की स्थिति में मौजूदा राजनीति खड़ी हो जाती है। यानी इस देश को जिन्होंने भी गढ़ा उन सभी को खलनायक बताने की स्थिति में मौजूदा राजनीति आकर खड़ी हो गई है। तो क्या अगला सवाल यह है, यह दौर खलनायकों का है? और खलनायकी के आश्रय भारत की जो तस्वीर दुनिया के सामने परोसी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी जीत और चुनावी जीत के आश्रय भारत की सौदेबाजी की राजनीतिक और आर्थिक ताकत के आश्रय मौजूदा राजनीतिक सत्ता भारत में राजनीतिक लकीरों को खींच रही है। यह हो सकता है क्योंकि एक के बाद एक भारत के किन किन नायकों को खारिज किया गया और कैसे कैसे किया जा रहा है, यह अब किसी से छुपा नहीं और इसे दोहराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक सवाल पहली बार भारत की अंदरूनी राजनीति में उभर चुका है। क्या इस देश में जाति की सोच और जाति जनगणना और हाशिए पर पड़े हुए जाति से जुड़े लोगों को राजनीतिक तौर पर सहूलियतें क्या मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? और जो सवाल भारत की राजनीति मौजूदा वक्त में देश के नायकों को खारिज करके उठा रही है, उसमें क्या वाकई डिस्क्रिमिनेशन का स्तर जो है हर लेवल पर आकर अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है? क्योंकि बीते 10 बरस की राजनीतिक सत्ता ने इस देश में इतनी पारदर्शिता ला दी कि जो कर रहे हैं वो दिखाई देना चाहिए। इस देश में अगर माइनॉरिटीज को खारिज करना है तो खुले तौर पर किया जाएगा। इस दौर में अगर सोशल इंजीनियरिंग को मान्यता नहीं दी जाएगी तो नहीं देंगे। इस देश में अगर दलित और पिछड़ों की राजनीति खुलकर करनी है तो की जाएगी। इस देश के प्रधानमंत्री भी अपनी जाति को बताएंगे तो फिर खुलकर बताएंगे। यह स्थिति पहले नहीं थी, लेकिन इस स्थिति की कोई उम्र तो होगी। तो क्या 2025 का बरस एक ऐसा बरस है जिसमें बीते 10 बरसों से चली आ रही तमाम परिस्थितियां अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी है? असल बात आज यहीं से शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले चूंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में चीन को आमंत्रित किया गया और भारत को निमंत्रण क्यों नहीं, तो चीन की राजनीति और चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की कितनी जरूरत के साथ इस दौर में टिकी हुई है। 33 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका पर है। एक लिहाज से अमेरिका कंगाल है। उसकी किसकी जरूरत किस मायने में है और ट्रंप की जरूरत आने वाले वक्त में किस दिशा में जाएगी, यह भी छुपा हुआ नहीं है। और उसमें भारत कहां फिट बैठता है या नहीं बैठता है, यह भी अब छुपा हुआ नहीं है। तो उन परिस्थितियों से निकलकर भारत की अंदरूनी राजनीति पर आज बातचीत जरूर की जाए, लेकिन उससे पहले नए बरस में अमेरिका के इस जश्न को भी देख लिया जाए। इस जश्न को देखते वक्त आपके जहन में यह सवाल जरूर रहा होगा कि डेमोक्रेट्स के राज में नए बरस का आगमन
और यह सोचते हुए हर्षोल्लास के साथ मनता हुआ नए बरस का उत्सव रिपब्लिकन्स के आने की पूरी आहट नहीं बल्कि दमदार तरीके से इस दौर में उनकी मौजूदगी अमेरिका की अपनी राजनीति और अमेरिका के भीतर राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन की एक गाथा है। लेकिन उसका असर भारत पे क्या पड़ने वाला है, इसको लेकर बेचैनी शायद भारत के विदेश मंत्री के भीतर भी है, भारत के प्रधानमंत्री के भीतर भी है। इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था को संभालने वाली ताकतों की अपनी रुचि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किस रूप में इससे पहले रही और क्या वो बदल जाएगी, यह भी सवाल है। और इसमें भारत के भीतर में पहला नाम अडानी का आता है। और हमारी टीम जब इस पे अध्ययन कर रही थी तो उसने बताया कि दरअसल एक मैसेज इस दौर में निकला, बैंकों को जितना लूटना था वह तो लूट लिया, अब कम से कम मत लूटिए। और यही वो परिस्थिति थी जिसके बाद पैसा तो बैंकों से लिए हुए कर्ज के आश्रय ही कॉरपोरेट का चल रहा है, और सत्ता अपनी निकटता दिखाकर बैंकों को आश्वासन और भरोसा दिलाने की जरूरत होती नहीं। जब सत्ता ही कॉरपोरेट के साथ खड़ी है तो क्या मुश्किल होगी। लेकिन इन सब के बीच जरा कल्पना कीजिए, अडानी ग्रुप जो सितंबर के महीने में कहता है कि एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्र के लिए उसने $1 बिलियन अलग से रख रखा है, यानी तकरीबन 8,388 करोड़ रुपए अलग से रख रखे हैं सिर्फ सितंबर के महीने में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और दिसंबर बीतते बीतते बरस के आखिर आते आते बरस बीतने के 48 घंटे पहले वही अडानी ग्रुप कहता है अब हम पूरे तरीके से एफएमसीजी से बाहर हो रहे हैं, यानी अपनी पूरी कंपनी को अब सिंगापुर विमल इंटरनेशनल के हवाले कर रहे हैं। $2 बिलियन की यह डील है, यानी तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और उस पैसे के आश्रय हम इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे। यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है इस देश के भीतर की यह घटना, क्योंकि ध्यान दीजिए इस देश में कॉरपोरेट का बढ़ता हुआ साम्राज्य इस देश के आम लोगों को कोई राहत दे नहीं पा रहा है, क्योंकि इस देश का कॉरपोरेट इस देश के लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है, धंधा जरूर करता है। और इस धंधे की फहरिस्त में इस बात का जिक्र जरूरी है, क्योंकि जो कंज्यूमर गुड्स का जिक्र हो रहा था उसमें रेडी टू कुक फूड पदार्थ से लेकर सेब का भी जिक्र था, चावल का भी जिक्र था, तेल का भी जिक्र था, हर चीज का जिक्र था और सारी ब्रांडिंग चली थी। सितंबर के महीने से आते आते दिसंबर में ऐसा क्या हो गया? तो क्या भारत की राजनीति के भीतर अडानी एक मुद्दा बन गए और मुद्दा बनने के साथ लोग यह महसूस करने लगे कि इस देश में जितनी महंगाई है, जो भी प्रोडक्ट वो खरीदने जाते हैं उसमें कॉरपोरेट की हिस्सेदारी उनके मुनाफे को बढ़ाती है। तो क्या कॉरपोरेट को यह संदेश सत्ता की तरफ से गया कि अब आप बैंकों को लूटना बंद कीजिए और कंज्यूमर गुड्स से अपना पल्ला झाड़िए? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल तो बड़े पुलों को देखेगा, सड़कों को देखेगा, एयरपोर्ट को देखेगा, पोर्ट्स को देखेगा, रेलवे स्टेशन को देखेगा, किसी चीज को भी देखेगा, लेकिन वो डायरेक्ट जुड़ाव नहीं होगा लोगों की भावनाओं के साथ। तो क्या ये बड़ा पहला शिफ्ट हो चला है? हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा नहीं। लेकिन यहीं से भारत की राजनीति का दूसरा बड़ा सवाल 2025 को लेकर सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर है, और वो सवाल भारत के भीतर में डिस्क्रिमिनेशन का है, हेट का है, नफरत का है। यानी एक लंबी प्रक्रिया के साथ इस देश की मानसिकता को जिस रूप में बनाया गया, खड़ा किया गया, उसमें यह सवाल बार बार क्यों आ जाता है कि अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी लिबरल हो गए तो फिर हम योगी को ले आएंगे। योगी लिबरल होंगे कब, वो दूर की बात है, लेकिन जब तक वो लिबरल नहीं है तब तक वही हमारी रक्षा करेंगे। किससे रक्षा करेंगे? यहां से एक नफरत की दूसरी लाइन और डिस्क्रिमिनेशन की एक तीसरी लाइन शुरू हो जाती है। और भारत की राजनीति के भीतर शायद पहली बार इसीलिए जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे थे, उठा रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा नहीं कहा जा सकता है,
लेकिन इस देश में हाशिए पर पड़े हुए तबके को मुख्यधारा में लाने के लिए जो प्रयास है, वो प्रयास दरअसल उस नफरत और डिस्क्रिमिनेशन से हटकर या उसको खारिज करके या उस मुद्दे को दबाकर एक नई सोच को साथ लाकर इस देश में एक समानता की सोच करने की व्यवस्था सोची तो गई। लेकिन फिर यहां से एक और सवाल टकराता है। वो सवाल है कि करेंसी किसके हाथ में होगी। अभी तो इस बात का खुले तौर पर जिक्र होता है कि चाहे राज्यों को कर्ज में डूबे हुए हों, उनको कहा जाता है आरबीआई से नोट ले लीजिए, चल जाएंगी चीजें, बिना कर्ज के आपका चलेगा नहीं और हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे नहीं, यानी ब्याज नहीं लेंगे, नोट देने को तैयार हैं। सरकार भी हिचकती नहीं है कि जो तमाम योजनाएं ऐलान करती चली जा रही है, इसमें क्या रुकावट आएगी? कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में डिजिटल इकोनॉमी के प्रति बढ़ता हुआ झुकाव उस समुदाय, उस खेमे, उस लोगों के बीच जिनके पास पूंजी है, उसमें मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है और अपर क्लास भी है। यानी जिस पूंजी के आसरे देश को चलाया जा रहा है, आप कह सकते हैं उनसे टैक्स वसूली जिस तर्ज पर होती है इस देश के भीतर में, उसकी रुचि नोट को लेकर नहीं है, रुपया को लेकर नहीं है, वो बिटकॉइन को लेकर है, वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। 30% टैक्स तक लगाया गया, लेकिन 30% टैक्स देने के बावजूद भी क्या क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के जरिए जो कमाई है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, वह रुपए से जो डील हो रही है या डॉलर से जो डील हो रही है, उससे कहीं ज्यादा मुनाफा टैक्स देने के बाद भी बच रहा है? तो क्या दुनिया को चलाने वाले लोग अब यह मान चुके हैं कि डिजिटल इकोनॉमी, और डिजिटल इकोनॉमी का बेसिक होता है इंटरनेट, और इंटरनेट चलाने के लिए इस दौर में जो स्थिति अमेरिका के जरिए निकल कर आ रही है, वो शायद दुनिया के लिए एक चुनौती भी है और एक खतरनाक संकेत भी है। इंटरनेट किनके हाथों में रहेगा, यह मैसेज अपने आप में बहुत बड़ा है। एक क्षण के लिए सोच लीजिए कि इंटरनेट नहीं है, किस देश की कौन सी इकोनॉमी बचेगी और कैसे वहां का सिस्टम चलेगा, यह अपने आप में एक सवाल होगा। कौन कितने दिन तक सस्टेन कर पाएगा, यह भी सवाल होगा। तो करेंसी की लड़ाई भी डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में अगर बढ़ती चली जा रही और डिजिटल इकोनॉमी ही देश की इकोनॉमी को चलाने लगेगी, तो ये पूरे की पूरी खांचा जो है एक झटके में धराशायी हो जाएगा। जो मौजूदा वक्त में चल रहा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घुसपैठ कर भारत अपने देशी राजनीति को प्रभावित करता है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं आजादी के बाद के तमाम प्रधानमंत्रियों की तुलना में सबसे ज्यादा हुई। और इस दौर में क्यों कहा जा रहा है कि ट्रंप जब शपथ ग्रहण लें, तो अगर इनविटेशन भारत के प्रधानमंत्री को आ जाए तो इनकी साख बढ़ जाएगी? सवाल साख बढ़ने या नहीं बढ़ने का नहीं है, क्योंकि संकट अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस दौर में युद्धग्रस्त देशों को लेकर, तेल यानी एनर्जी को लेकर, करेंसी को लेकर और अलग अलग पावर सेंटर को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, जिसमें ब्रिक्स एक झटके में उभर कर आया, उस लड़ाई के भीतर में भारत एक प्रमुख स्थान पर मौजूद है। दुनिया के मानचित्र में भारत स्ट्रेटजिकली सबसे बेहतरीन जगह पर मौजूद है, जो कि अमेरिका को भी रास आता है, चीन को भी रास आता है, रशिया को भी रास आता है कि अच्छा, अपने अनुकूल चीजें भारत के जरिए हो सकती है, और भारत ने इसी का लाभ इस दौर में उठाया है। लेकिन ये तमाम देश आज की तारीख में संकट में है। 3 सवाल। पहला सवाल ये, भारत की अपनी अर्थव्यवस्था जो 10 बरस से लगातार चल रही थी, जब चाहा तब नोटबंदी लेकर आए, जब चाहा तब जीएसटी लागू किया गया, जब चाहा जीएसटी में हेर फेर करके 28% टैक्स, और अब उसमें भी कुछ स्पेशल प्रोडक्ट को लेकर और ज्यादा टैक्स लेने की व्यवस्था और नया स्लैब बनाने की सोच इस दौर में आई। भारत के पूरे बजट को परखिएगा तो उसमें लगभग 90% टैक्स के जरिए ही यह देश चल रहा है। टैक्स पेयर के लिए कुछ भी नहीं है भारत सरकार को देने का। जिस तबके को दिया जा रहा है वो एक वोट की शक्ल में कैसे उनको रिटर्न हो जाए और सत्ता बरकरार रहे, यह एक बैलेंस करने की कोशिश लगातार हुई है। लेकिन अगला सवाल यह भी है
कि भारत अपनी जरूरतों के लिए अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति से जुड़ चुका है और उसके जरिए वो अंदरूनी राजनीति को प्रभावित कर रहा था, तो ये दोनों तालमेल जैसे ही डगमगाएंगे वैसे ही भारत के भीतर की राजनीति आपको धर्म, सांप्रदायिकता, जातीय संघर्ष और बाकी अलग अलग शक्लों में नजर आएगी, जो इस दौर में नजर आने लगी है। मस्जिदों के नीचे का मंदिर खोदना, न्यायपालिका की भूमिका उसमें जिस रूप में सामने आ जाना, राजनीतिक तौर पर उसमें और उबाल पैदा करना, टकराव की परिस्थिति में कौन कितना सुरक्षित है और कानून का राज इस दौर में राजनीतिक सत्ता के हाथ में खिलौना बन गया। यह परिस्थिति इससे पहले नहीं थी, यह पहली बार इस दौर में उभर कर आई है। तो क्या संकट के हालात भारत की अंदरूनी राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया जिस संकट की दिशा में जाकर समाधान खोजने की कोशिश कर रही है, भारत अभी अपनी अंदरूनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए इस देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को राजनीति का प्यादा बना चुका है। हो सकता है, इससे इनकार कोई नहीं करेगा। हमने इसीलिए अडानी के घटना का जिक्र जानबूझ के इसलिए भी किया कि जब वो $2 बिलियन यानी तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए का जिक्र ये कहकर अब कर रहा है कि अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म में वो पैसा लगाएगा, यानी एनर्जी के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं उसमें वो लगाएगा, तो ये मैसेज बहुत साफ है कि इस देश में कॉरपोरेट की यारी भी अब राजनीतिक तौर पर ही काम करेगी, इससे हटकर नहीं करेगी। तो क्या जो राजनीति चली आ रही थी उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन की एक आहट है 2025 में? यकीनी तौर पर बात इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में अगर आप देखना शुरू करें तो ऐसी कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी जो जनता से सरकार वसूल नहीं रही है टैक्स के तौर पर। वो तेल हो, चीनी हो, चाय हो, कॉफी हो, फल हो, सब्जी हो, आपका बीमा हो, टेलीफोन हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो, एसी हो, कोई भी चीज आप जोड़ लीजिए उसको 5% से लेकर 28 और फिर 35% तक ले आइए, इतनी वसूली इस दौर में खुलकर हो रही है। यानी भारत की अपनी इकोनॉमी उस अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को देख रही थी अभी तक, जो पूंजी शेयर बाजार को चला रहा था और शेयर बाजार के मैनिपुलेशन के आसरे अपनी कीमत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ा दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लोन लेने की जो पूरी प्रक्रिया हो रही थी, वो एक झटके में 20 जनवरी के बाद थम जाएगी। ये सवाल ट्रंप के शपथ लेने के बाद और सत्ता संभालने के बाद उनकी उस अर्थनीति पर टिका है जहां पर वो चाहेंगे कि सारा मुनाफा उन्हीं के पास आए और कोई भी बड़ा व्यापारी चाहता है कि मुनाफा उसी के हाथ में रहे। ये मुनाफे का जिक्र तो भारत की मौजूदा राजनीतिक सत्ता से भी जुड़ा है। उसने भी तो चाहा कि सारा मुनाफा उसके पास रहे, इसीलिए कॉरपोरेट की पॉलिटिकल फंडिंग उसी के पास गई, इलेक्ट्रल बॉन्ड का 60-70% हिस्सा उसी के पास गया। तो क्या भारत की राजनीति 2025 में उस बदलाव की दिशा को निर्धारित करने वाली है कि बीते 10 बरस से चली आ रही परिस्थितियों में या तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जहां पर जनता सीधे सामने होगी, या फिर राजनीतिक सत्ता इतनी ताकतवर हो जाएगी कि लोगों के भीतर ही आपसी टकराव उसकी अपनी राजनीतिक सत्ता को बरकरार रख दे। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दो परिस्थितियों के इर्द गिर्द 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें इस देश के बैंकों की भूमिका, इस देश की न्यायपालिका की भूमिका, इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन और उसमें बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका, और उसके साथ इस देश के मीडिया की भूमिका मायने रखेगी। कौन बिकेगा, कौन खत्म होगा, कौन संस्थान बेचकर चला जाएगा, किस रूप में किसकी मौजूदगी होगी, सब कुछ 2025 में तय होना है।
बावजूद इसके आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।